मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, भारतीय कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र, राष्ट्र की भारतीय अवधारणा, जो आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का जो माइनर का पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज्यादा तो आपके सामने बच्चे हुए हैं, मात्र 400 सब्सक्राइबर कम बचे हैं अपने 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अपन जो अपना टारगेट है 25,000 सब्सक्राइबर का, वो अचीव कर पाए। साथ के साथ कोने में, कहां पर, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो फ्लिपकार्ट और मित्रा से जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो, फ्री में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जैसे उस पर क्लिक, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और उस पर पहुंचने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपके सामने ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना। कहां पर आ जाना, नीचे की तरफ दिए गए फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना और यहाँ पर कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर सर्च कर लेना आपके सामने माइनर। क्या सर्च कर लेना, माइनर। जैसे सर्च करोगे यहाँ पर कोने में माइनर बीए फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, यहाँ पर जाकर आपके सामने खोल लेना और इसका पेज नंबर आपको 24 खोलना है। इस पीडीएफ का कितने नंबर, पेज नंबर 24 नंबर पेज नंबर खोलोगे तब आपके सामने पीडीएफ देखने को मिल जाएगी और फिर इसको विस्तार से पढ़ लेना है। चलिए शुरू करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा क्या होती है। पहला पॉइंट है, भारत के संदर्भ में सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा को विस्तृत व्याख्या कीजिए कि क्या होता है भारत के संदर्भ में सांस्कृतिक राष्ट्र क्या होता है, कैसा राष्ट्र, सांस्कृतिक राष्ट्र क्या होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। पश्चिमी जगत में नेशंस की अवधारणा राजनीतिक सीमाओं और संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित थी, जबकि भारतीय राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई थी। मतलब जो पश्चिमी, जो वेस्टर्न देश हैं, कौन से देश, पश्चिमी यूरोप के जितने देश हैं, कौन से देश, जो यूरोपीय देश हैं आपके सामने, उनमें जो राजनीति है वो किस पे थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। राजनीति किस पे थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। मतलब एक दूसरे की जो आपके सामने समझौते पे आधारित क्या हुआ करती थी, यहाँ पर राजनीति हुआ करती थी। लेकिन भारत में हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है राजनीति। कैसे जुड़ी हुई है, हमारे संस्कृति से जुड़ी। गांव नुक्कड़ में भी जाते हो ना, तो छोटे से छोटे आपके सामने एक दुकान पर चले जाओ, चाय की टपरी पर चले जाओ, चाहे गांव के आपके सामने बड़ के नीचे बैठकर चार लोग अगर ताश खेल रहे हैं तो वो भी किसकी बात करते हैं, राजनीति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, राजनीति की बात तो वो भी कहीं ना कहीं करते हैं। समझ में आ गया। तो भारत में आपके सामने जो राजनीति है वो किस प्रकार से, एक प्रकार की राष्ट्रीय इकाई है। किस प्रकार की, राष्ट्रीय सांस्कृतिक इकाई है। पहला पॉइंट है सांस्कृतिक निरंतरता। भारत केवल एक भूभाग नहीं है बल्कि एक जीवंत चेतना है। मतलब अगर अपन भारत करें तो भारत सिर्फ ज्योग्राफिकल लैंडमास नहीं है। क्या नहीं है, सिर्फ एक आपके सामने भूगोल का एक भूभाग नहीं है, भूगोल का आपके सामने एक छोटा सा भूभाग ही नहीं है, जबकि एक जीवित चेतना है। क्या है, एक जीवित चेतना दिखाई पड़ती है। यहाँ के लोगों में संस्कृति, यहाँ के लोग एक दूसरे से आपके सामने मेल मिलाप, सामूहिकता के साथ आपके सामने रहते हैं, जीवित चेतना के साथ रहते हैं। भाई कोई भी अगर हर गांव परिवार में अगर कोई आदमी के पास भाई कोई पीढ़ा जा, समझ में आ गई, कोई भाई कोई कोई मृत्यु हो जा, है ना, तो लोगों को साथ देवी, कोई भाई ब्याह शादी हुआ है तो कोई आदमी का हंसी खुशी में भी जाओ। तो यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, एकजुटता के साथ रहते हैं, एक दूसरे की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान भी करते हैं। यहाँ राष्ट्र का आधार समान भाषा व समान शासन नहीं बल्कि समान जीवन मूल्य है। मतलब भारत में जो शासन होता है ना, भारत में राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर एक जैसी बोली बोलने वाले लोग हैं। भारत में तो आपके सामने एक जिले से दूसरे जिले में चले जाओ, राज्य की बात नहीं कर रहा मैं, देश तो छोड़ो, राज्य की बात नहीं कर रहा मैं, तो यहाँ के तो गांव गांव में, जिलों जिलों में आपके सामने क्या है, आपके सामने भाषा का अंतर देखने को मिलता है। एक जिले के अंदर भी भाषा का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हमारे तो ना समान भाषा के आधार पे, ना समान शासन पे, बल्कि हमारी क्या है, परंपराएं, समान खान पान मिलेगा, समान पहनावा मिलेगा, लोगों की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, ये सब चीजें हमारी संस्कृति के अंदर दिखाई देती हैं। और यही सब चीजों के कारण क्या है, हम एकजुट है। क्या है, हम एकजुट है इन सभी चीजों के कारण। अगले वाला पॉइंट है अविच्छिन्न भूमि। माता भूमि पौत्र
पृथ्वी से है, पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। क्या है, एक आपके अंदर इसके अंदर कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, पृथ्वी भूमि जो वो क्या है, पृथ्वी मेरी माता है। किस रूप में पूजा जाता है पृथ्वी को? माता के रूप में। किस रूप में पूजा जाता है? एक माता के रूप में पूजा जाता है, और खुद को एक किसके रूप में? एक पुत्र के रूप में उसकी पूजा की जाती है। यही भाव भारतीय राष्ट्रवाद का मूल है, और यही भावना आपके सामने भारतीय जो राष्ट्रवाद है, अपने देश के विकास के लिए, अपने भारतीय लोगों की एकता का मूल भाव देखने को मिलता है कि हम भारत की जो भूमि है उसको पूजनीय मानते हैं, उसकी अपने एक माता के समान मानते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक आपके सामने क्या है, हमारी संस्कृति फैली हुई है। समझ में आ गया आपको? मतलब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, तमिलनाडु तक हमारे छोटे छोटे द्वीप, अंडमान निकोबार की, वहां तक की जितनी हमारी भूमि है, हम उसको एक मां के रूप में पूजते हैं। यह भूमि ऋषियों द्वारा सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोई गई है। हमारे भारतीय संस्कृति में अनेकों अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए भी भाई आपके सामने, जिन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति को, भारतीय वैदिक सभ्यता को, भारतीय हिंदू सभ्यता को, और उसमें बुद्ध धर्म भी आता है, जैन धर्म भी आता है, उसमें इस्लाम धर्म भी आता है, उसमें सिख धर्म भी आता है, और अन्य कोई धर्म है ना, वो सब धर्म की जो संस्कृति है और उसके अनेकों अनेक जो संत महात्मा हुए, उन्होंने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, और एकजुटता का व भाईचारे के साथ रहने का संदेश भी दिया। अगले वाला पॉइंट है विविधता में एकता। सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा यह बताती है कि विभिन्न पंथ, बोलियों और वेशभूषा होने के बावजूद भारत में अंतर मन है। मतलब सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा यह बताती है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग पंथ हैं। अलग अलग पंथ क्या है? मतलब अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, उनकी वेशभूषा अलग है, लेकिन भारत क्या है? अंतर्मन से एक है। क्या है? भारत अंतर्मन से बिल्कुल एक दिखाई पड़ता है। कुंभ के मेला हो या चार धाम की यात्रा, भारत की सांस्कृतिक जो पहचान है वो देखने को मिलती है। कुंभ का मेला होता है, वहां अनेकों अनेक धर्म के लोग वहां पर आते हैं, स्नान करते हैं और अपनी राष्ट्र पवित्रता उसको दिखाते हैं। चलिए अगले वाले पॉइंट की बात करें, श्वेत का जागरण। श्वेत जागरण से क्या अभिप्राय है? इसकी ऐतिहासिक परंपरा व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके वर्णन के बारे में बताइए। तो क्या होता है श्वेत जागरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक परंपरा क्या होती है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बात करें। श्वेत का अर्थ होता है आपके सामने, श्वेत का अर्थ क्या होता है? अपना होना का भाव या अपनी मौलिक पहचान होना। मतलब श्वेत का भाव यही होता है कि अपना होना। कोई भी व्यक्ति है जो आपका अपना है, समझ में आ गया, और उसकी अपनी कोई मौलिक पहचान है, मतलब उसकी खुद की क्या है? एक अपनी खुद की एक पहचान, मौलिक पहचान है। उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने? श्वेत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? श्वेत के नाम से जाना जाता है। श्वेत जागरण का अर्थ है औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होकर अपनी जड़ों और गौरवशाली अतीत को पहचाना। मतलब भारत देश अंग्रेजों के द्वारा कम से कम 200 सालों तक क्या किया गया? आपके सामने उनके शासन के अधीन रहा। तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय संस्कृति पर आपके सामने यूरोपीय छाप छोड़ी गई, यूरोपीय नियम लागू किए गए, यूरोपीय शिक्षा, यूरोपीय संस्कृति, यूरोपीय भाषा, यूरोपीय खान-पान, यूरोपीय वेशभूषा हमने अपनाई। उसी चीज को क्या कहा जाता है? उपनिवेशिक जो मानसिकता के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम अपने देश का विकास चाहते हैं, अगर हम अपने देश की संस्कृति को जुड़ना चाहते हैं, तो हमें इस उपनिवेशिक जो मानसिकता है उससे क्या होना पड़ेगा? दूर हटना पड़ेगा, और अपनी जो भारतीय वैदिक सभ्यता है उसके गौरवशाली इतिहास को पहचान कर उससे जुड़ना पड़ेगा। ऐतिहासिक परंपरा। भारत के इतिहास में समय समय पर श्वेत जागरण के आंदोलन हुए। मतलब भारत में अलग अलग आपके सामने इतिहास के अंदर क्या हुआ? समय समय पर जो श्वेत जागरण हुए, मतलब आपके सामने खुद की प्राप्ति करने के जो अलग अलग जागरण के आंदोलन होते हैं, जिसमें मतलब हमारी संस्कृति को पहचानने के लिए अलग अलग प्रकार के आंदोलन देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों के द्वारा अलग अलग आंदोलन किए गए, अलग अलग आपके सामने प्रयास किए गए, जिससे हमारे जो लोग हैं, जो दूसरी संस्कृतियों से थोड़े थोड़े प्रभावित हो चुके हैं, वो लोग एक बार फिर हमारी अपनी संस्कृति, वैदिक सभ्यता को पहचान सकें और उसको स्वीकार कर सकें।
मध्यकाल में भक्ति आंदोलन एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मध्यकाल के अंदर भक्ति आंदोलन होता है जिसके अंदर तुलसीदास, कबीरदास और मीरा जैसे आपके सामने जो संत महात्मा है, जिन्होंने क्या किया था, आपके सामने जो भारतीय संस्कृति को स्वीकारने की बात की गई थी। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो और दयानंद सरस्वती ने भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति के गौरव करना सिखाया। क्या दिखाया गया था? आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदम और दयानंद सरस्वती ने क्या किया? अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करने की भावना सिखाई कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतः, तिलक का स्वराज और गांधी का स्वदेशी विचार भी जागरण के अंग थे। मतलब इसमें जो बाल गंगाधर तिलक है, उनके द्वारा जो स्वराज का नारा दिया गया, स्वराज का नारा क्या है कि भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग आपके सामने, उनके द्वारा, भारतीय लोग हैं, उनके द्वारा क्या हो रहा भाई आपके सामने, उनके द्वारा भारतीय शासन किया जाए। अंग्रेज हैं, वो बाहर के लोग हैं, उन्हें क्या पता हमारी संस्कृति के बारे में, उन्हें क्या पता हमारी विचारधारा के बारे में। वो लोग आपके सामने, उन्हें हमारे देश से उखाड़कर फेंकने की विचारधारा किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की, जिसको स्वराज के नाम से जाना जाता है। हमारे लोगों के ऊपर शासन को स्वराज के नाम से जाना जाता है। वहीं महात्मा गांधी स्वदेशी की बात क्या करते थे? स्वदेशी क्या? हमारे लोगों के द्वारा, हमारे लोगों की बनाई गई औद्योगिक वस्तुएं, जैसे कपड़े हो गए, खान पान से संबंधित, और चाय मसाला जैसी जो आपके सामने औद्योगिक वस्तुएं हैं, उनका उपभोग करना महात्मा गांधी का स्वदेशी विचारधारा को बताता है। समझ में आ गया? यही आपके सामने क्या बताते हैं, चाहे बाल गंगाधर तिलक का स्वराज का नारा हो, चाहे महात्मा गांधी का स्वदेशी विचार का नारा हो, यही दोनों चीजें आपके सामने क्या करते हैं? स्वतः को दिखाने की बात करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, आज के समय में स्वतः का अर्थ होता है शिक्षा, शासन और अर्थव्यवस्था और भाषा में भारतीयता का समावेश होना। मतलब आज के समय स्वतः का अर्थ है कि भारतीय में अपनी खुद की शिक्षा हो, शासन हो, अर्थव्यवस्था हो और भाषा में भी भारतीय समावेश देखने को मिला। हम आज के समय जो अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं, खान पान में हम यूरोपीय और आपके सामने जंक फूड को ज्यादा महत्व देने लगे हैं, कपड़ों में, वेशभूषा में भी हम इस प्रकार की यूरोपीय पश्चिमी कल्चर को ज्यादा मानने लग गए हैं। इससे कहीं ना कहीं जो हमारी मौलिकता, हमारी खुद की विचारधारा, हमारा खुद का खान पान, हमारी खुद की वेशभूषा, हमारी खुद की भाषाई विचारधारा है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो हमें पीछे नहीं छूटने देना है, धीरे धीरे हमें आपको क्या करना है, इसमें भारतीय समावेश करना है। आत्मनिर्भर भारत और नई शिक्षा नीति को भारत में स्वतः जागरण के प्रयासों के रूप में देखा गया। क्या हुआ? आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम या नीतियां सरकार द्वारा लागू करी गई और नई शिक्षा नीति आपके सामने इसी चीज की तरफ प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोगों के द्वारा आपके सामने क्या हो सके, नए जो आपके सामने जो वर्तमान भाषा को अपनाया जा सके। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए इकाई नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें हिंदुत्व की अवधारणा और राष्ट्रीय एकात्मकता की बात करेंगे। हिंदुत्व की अवधारणा क्या है? राष्ट्रीय एकात्मकता के संदर्भ में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। हिंदुत्व कोई संकोची धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि जीवन पद्धति, वो उस भूमि की सांस्कृतिक पहचान है। मतलब अगर हिंदुत्व सिर्फ एक शब्द नहीं है, क्या हिंदुत्व आपके सामने एक शब्द नहीं है, सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं है, सिर्फ धार्मिकता से जुड़ा हुआ एक मात्र शब्द नहीं है, बल्कि जीवन को जीने की पद्धति नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित तरीके से जीवन जीने की पद्धति होती है। और एक बड़े भूभाग की एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में भी इसको देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कि लोग अपने माता पिता का सम्मान करें, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए धार्मिक मार्ग के अनुसार चले, चोरी नहीं करें, ब्रह्मचारी का मार्ग अपनाएं और आपके सामने जो समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनका सम्मान करें। और यही सब चीजें एक अनुशासित जीवन की बात करती है। क्या? हिंदुत्व है। पहला पॉइंट है सिद्धांत का व्यवहार। किसका व्यवहार? सिद्धांत का व्यवहार। सावरकर ने जो इसे सिंधु से लेकर समुद्र तक की भूमि को अपने पितृभू या पुण्य भूमि माना। मतलब वीर सावरकर यही कहते थे कि सिंधु नदी से लेकर और जो समुद्र है, कोस्टल एरिया है अंडमान निकोबार तक का, ये कैसी भूमि आपके सामने? हमारी पुण्य भूमि है,
और वही हिंदू के जो उस भूमि में रहने वाले लोग जो उस भूमि को मानते हैं, अपनी माता के समान मानते हैं, वही लोग हिंदू कहलाएंगे। उसमें वही उदारता शामिल है जो सभी पंथ सिख, जैन, बौद्ध और सब में समाहित की कर जाती है। मतलब इसमें इस विचारधारा के अनुसार जो भी लोग चाहे किसी धर्म से, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, इस्लाम हो, आपके सामने ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म के लोग हैं जो आपके सामने भारतीय भूभाग पर रहते हैं, वही लोग आपके सामने क्या कहलाएंगे? हिंदू कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो सभी लोग इस विचारधारा में समाहित होते हैं। राष्ट्रीय एकात्मकता, हिंदुत्व वह सूत्र है जो भारत की भौगोलिक विविधता को जोड़ता है। मतलब हिंदुत्व वो विचारधारा है जो हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की भाषाई विविधता देखने को मिलती है, वैचारिक विविधता देखने को मिलती है, धार्मिक विविधता देखने को मिलती है, धर्म के अंदर भी जातियों की विविधता देखने को मिलती है, खान पान की, रहन सहन की, हर चीज की, अलग अलग पहनावे की विविधता देखने को मिलती है। लेकिन जहां पर बात आती है हिंदुत्व की, किसकी? जहां पर बात आती है हिंदुत्व की, तो उसमें संपूर्ण भारतवर्ष में रहने वाले लोगों की बात आ जाती है और सभी के सभी लोग वहां पर क्या हो जाते हैं? उसमें समावेशित हो जाते हैं। और ये विविधताएं आपके सामने एक हमें भारतीय भूभाग पे रहने वाले लोगों के रूप में हमें महसूस कराती है। इसमें वसुदेव कुटुंबकम, एकम सुप्रिया बहुआ वदंती, सत्य है विद्वान को अलग अलग बताता है, सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब वसुदेव कुटुंबकम क्या है? पूरी की पूरी विश्व हमारा परिवार है। मतलब इस दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, सब के सब क्या है? आपके सामने हमारे परिवार हैं। ये सब चीजें इसमें बताई जाती है हमारी हिंदुत्व की विचारधारा में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, वर्तमान में हिंदुओं को राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के रूप में देखा गया। मतलब वर्तमान समय में हिंदुत्व को किस रूप में देखा गया? राष्ट्रीय गौरव के रूप में। सभी लोग एकजुट रहते हैं भाई, इस राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखा गया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में देखा जाता है। यह राष्ट्र को संगठित करने और आंतरिक सुरक्षा व समसरता को बनाए रखने में मदद करता है। क्या होता है कि सभी लोग एकजुट रहेंगे तो आपके सामने क्या रहेंगे? सभी लोग एकजुट रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हम बटे रहेंगे तो क्या होंगे? हमें कोई भी जो विरोधी शक्तियां वो हमें क्या कर सकती है? तोड़ सकती है। चलिए राष्ट्र की अवधारणा के मुख्य विचारकों की बात करें। पहले वीर सावरकर और माधव सदाशिव गोलकर श्री गुरुजी के राष्ट्र संबंधित विचारों की बात करें। विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की स्पष्ट व्याख्या की। मतलब वीर सावरकर की बात करी जाए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? आपके सामने हिंदुत्व की बात की थी। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि हिंदू राष्ट्र क्या है। सिंधु से लेकर आपके सामने समुद्र तक का जो भूभाग पर रहने वाले सभी लोग क्या है? हिंदू हैं। राष्ट्रवाद भौगोलिक एकता के साथ सांस्कृतिक और जातीय पहचान पे जोर देता है। इनका राष्ट्रवाद किसकी बात करता है? भौगोलिक एकता की, कि भौगोलिक भूभाग पर रहने वाले सभी लोग क्या है? एक हैं। और हर इन सब लोगों की एक सांस्कृतिक और जातीय पहचान भी है। क्या है? एक सांस्कृतिक और जातीय पहचान भी देखने को मिलती है। उन्होंने हिंदू शब्द को परिभाषित करते हुए, इन्होंने क्या किया? हिंदू शब्द को परिभाषित करते हुए उसकी राष्ट्रीय पहचान का आधार माना। क्या माना? कि उनकी क्या एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में देखने को मिलता है। श्री गुरुजी एम.एस. गोलकर, श्री गुरुजी राष्ट्र के एक सव्यायी ऑर्गेनिक इकाई माना। उन्होंने पंच तत्व है। देश किस चीज से बना? 5 तत्वों से। पहला है भूमि, यहां पर रहने वाले सभी लोग क्या होते हैं? भूमि का हिस्सा होते हैं। देश, अगली इकाई से बनता है जन, जाति मतलब अलग अलग छोटे छोटे आपके सामने जो जनता है उसके रहने वाले लोग, जनताओं से। धर्म, अनेकों अनेक धर्म को मानने वाले, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोगों से क्या बनती है? आपके सामने भारत देश का निर्माण होता है। भाषा और परंपरा, अलग अलग प्रकार की भाषाई आधार पे और अलग अलग प्रकार की जो परंपराएं हमारे देश में देखने को मिलती है, इससे क्या होता है? एक भारत देश का निर्माण होता है। किसका? भारत या हिंदुत्व देश का निर्माण होता है। इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे बल दिया। किस चीज पर? कि हमें सांस्कृतिक रूप से एक रहना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से एक रहने की जो विचारधारा होती है उसी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो राष्ट्र रूपी विराट पुरुष को एक अंश मानकर कार्य करना चाहिए। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू व दत्तोपंत ठेंगड़ी को राष्ट्र संबंधित विचारों में क्या अंतर है? जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रवाद का आधुनिकता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित था। मतलब जवाहरलाल नेहरू की जो
जवाहरलाल नेहरू ने जो राष्ट्र की बात की वो किस पे आधारित थी? आज के समय आधुनिकता की। क्यों? वक्त बदल रहा है। पहले धार्मिक आधार पे लोगों की विचारधारा हुआ करती थी, लेकिन आज के समय लोग किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं? विज्ञान को और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने को। किसको? विज्ञान को, धन बल को, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने को महत्व देते हैं। तो यही बात जवाहरलाल नेहरू ने पहचानी और भारत में आधुनिकता की बात की। साथ के साथ धर्मनिरपेक्षता, कि सभी लोग, भारत देश के अंदर रहने वाले सभी लोग किसी धर्म जाति के लोग हैं, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। हम कोई धर्म विशेष राष्ट्र नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह भारत की विविधता में एकता वाला राष्ट्र बनाता है। मतलब ये किस चीज की बात करता है? कि भारत में अलग अलग विविधता के लोग रहते हैं, भाषा के आधार पे, जातियों के आधार पे, लेकिन फिर भी हम एक है, उसकी बात करता है। लेकिन उनका झुकाव पश्चिमी उदारवाद और समाजवाद की ओर था। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत के संश्लेषण पर भी जोर दिया था। मतलब उन्होंने पश्चिमी संस्कृति के अंदर जो वैज्ञानिक तकनीक हुआ करती थी या शैक्षणिक विद्या होती थी, उनको वो बहुत मानते थे और ये इसी वजह से उन्होंने आधुनिक भारत की भी विचारधारा रखी। ददोपंत ठेकड़ी, ठेकड़ी जी ने स्वदेशी व भारतीय अर्थ दर्शन के आधार पर राष्ट्र की कल्पना की। क्या की? ठेकड़ी जी ने क्या किया? आपके सामने स्वदेशी भारत के आधार पर देश की बात की। तो यह है भारतीय कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ी है, जाकर पढ़ लो। धन्यवाद।